पे डॉक्टर रजनीश उपायों पे थोड़ा सा थोड़ी देर में आते हैं। पहले एक बार समझ लें इसकी पूरी व्याख्या की है क्या। डॉक्टर सौमित्र, सरकार के स्तर पे डेफिनेटली चिंताएं हो रही होंगी, कुछ जानकारियां इकट्ठा की गई होंगी। हालांकि अब 9 नवंबर को मेरी जानकारी के हिसाब से पहला केस डिटेक्ट हुआ था, तब से लेकर के अब तक काफ़ी समय हो चुका है, तो इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा तो होगा मोटे तौर पे। बताइए कि ये कितना खतरनाक है और किस लेवल की परेशानी या चिंता आप लोग महसूस कर रहे हैं कोविड टास्क फोर्स के सदस्य होने के नाते भी बताइए। इसमें नीरज जी, जो हमें देखना है कि इस वेरिएंट को WHO ने 3 दिन के बाद ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया था। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 3-4 चीजें होती हैं जो जरूरी हैं सोचने के लिए। एक तो यह है ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी 5 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा से। सो इससे WHO काफी कंसर्न है। अब दूसरी चीज होती है विरुलेंस। विरुलेंस का अभी ज्यादा पता नहीं लगा है अगले 1-2 हफ्ते में, क्योंकि नॉर्मली जो मोर्टेलिटी वगैरह होती है वो इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते के बाद होती है। तो इसके बारे में हमें नेक्स्ट 1-2 वीक में ज्यादा मालूम चलेगा। लेकिन एक खबर जो इंग्लैंड से आई है कि वहां पर एक पेशेंट जो ओमिक्रॉन का था उसकी डेथ हुई है। साउथ अफ्रीका में जितने उनके पेशेंट आए थे वो माइल्ड थे। तो विरुलेंस के लिए अभी हमें 1-2 हफ्ते में मालूम चलेगा। लेकिन नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो ये बहुत घातक रहेगा। तीसरी चीज, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म मतलब आपको अगर पहले वैक्सीन मिली है तो वेदर ये वैक्सीन काम कर रही हैं, इफेक्टिव उतनी ही है या उनकी एफिकेसी कम हुई है। तो ये सब चीजों पे हम लोगों का ध्यान है और उस पे रिसर्च भी चल रही है। और वैक्सीन है कि उसमें बूस्टर डोज भी है कि बूस्टर डोज स्टार्ट करना है, कब करना है, कौन सी वैक्सीन देना है, किस प्लेटफॉर्म की वैक्सीन देना है। तो अभी अगले 1-2 हफ्ते में हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जरूरी है, हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है कि जो स्टार्टिंग में इसके बारे में बोला था कि बहुत माइल्ड है, फ्लू जैसा है और बहुत एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें हमें जाना नहीं है। जो हम पहले से कोरोना के लिए जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ले रहे थे उसको अब ज्यादा सतर्कता से लेना है कि मास्क, घर से बाहर निकले मास्क नाक और मुंह कवर करे। आप जैसे ही बाहर जाते हैं कोई भी सरफेस टच करते हैं हाथ को वॉश करिए या सैनिटाइज करिए। 6 गज की दूरी रखनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने लोगों ने, जो कि बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी सेकंड डोज नहीं ली है, थोड़ा वैक्सीन हेजिटेंसी था, उसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवाएं, जिनका सेकंड डोज के लिए नंबर आता है वो लगवाएं। और जहां जहां हमें आइसोलेटेड केसेस मिल रहे हैं वहां पर एग्रेसिव सर्वेलेंस होना चाहिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन होना चाहिए, टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट एंड कंटेन। और जो और दूसरी बात, रावत साहब, हाँ जी, एक बार ये भी असर्टन करना जरूरी है कि ये कितना ट्रांसमिसिबल है, कितनी इसकी वायरलिटी है। क्योंकि जब आप 2 उदाहरण आप रख रहे हैं हमारे सामने, एक साउथ अफ्रीका का रख रहे हैं और एक लंदन का, ब्रिटेन का रख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा, कई रिपोर्ट्स ये बता रही कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे 7.5% की केवल वैक्सीनेशन हुई है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से उतनी सीवियरिटी नहीं आई हो। लेकिन ऑन द कंट्रेरी यूके में एज का फैक्टर और प्लस कोमॉर्बिडिटी की वजह से वहाँ ओवरवेल्म्ड हो रहा है, एक दिन में केस डबल हो रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अभी हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। मुझे ध्यान है कि जब डेल्टा वाला आया था तो जनवरी में भी हमको ऐसा ही लगता था कि नहीं कुछ बहुत खतरनाक नहीं है। उसके बाद वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे पड़ा था और मार्च आते आते तो कोहराम मच गया था।
क्या उस तरीके की कोई सिचुएशन बन रही है? जिस तरीके की रिसर्च आ रही है कि 70 गुना तेजी से फैलता है, माइल्ड है, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट और स्मेल लॉस नहीं होता है, एक्सट्रीम फटीग होता है। आपके हिसाब से क्या जानकारी आपको मिल रही है कि इसमें क्या हो रहा है? ये खतरे को हल्के में आंकने नहीं चाहिए हमें आज भी। और देखिए, वायरस कोरोना के साथ हमने शुरू से ये देखा है कि अलग अलग टेरिटरीज में इसका स्वभाव भी अलग अलग देखने को मिला है। क्योंकि हर कंट्री की डेमोग्राफिक्स फर्क होती है, हर कंट्री का क्लाइमेट जो है वो फर्क है, किस तरह का आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, इन सब चीजों पर भी बहुत ज्यादा असर रहता है इन सभी चीजों का। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत होगी। लेकिन जिस तरह से अभी हम ओमी माइक्रॉन के साथ देख रहे हैं कि यूके की अगर बात करें, काफी हद तक वैक्सीनेशन वहां हो चुका है, और अभी ये भी कह पाना मुश्किल है कि वो डेल्टा कितना है और उसमें ओमिक्रॉन कितना है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। और इसलिए भी हो सकता है कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो डेल्टा की वजह से बढ़ रहा हो। दूसरा, लेकिन एक बात ये जरूर रहती है कि जब नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं तब आपके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, एल्डरलीज होते हैं, ये सब भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये लोगों में खास तौर से इस तरह की कोई वायरल बीमारी होती है तो वो सिवियर डिजीज की तरफ ज्यादा जाते हैं। डिस्पाइट कि आपने कोई वैक्सीन ली हुई है, उसके बाद भी संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का वो इतना अच्छा नहीं है, तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा इन लोगों में नहीं आता है जैसा कि किसी एडल्ट में आएगा। तो जब नंबर्स बहुत ज्यादा इन्फेक्ट होने लगते हैं, जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम बर्डन होने लगता है, तब ऑटोमेटिकली माइल्ड वायरस भी जो है वो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए ये सोचना कि ओमिक्रॉन के माइल्ड केसेस ही होंगे, ये अभी बहुत जल्दबाजी भी होगी। और साथ में बच्चों का देखिए, अब कई जगह से बच्चे इन्फेक्टेड होने की खबरें काफी ज्यादा आ रही हैं। और शुरू से हम ये बात कर रहे थे कि तीसरी लहर अगर आती है तो क्या बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। तो अभी ये एक पहलू है जो कि बहुत क्लियर नहीं है, और भारत में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम कैसे उन बच्चों को प्रोटेक्टेड करें जो कि अभी बिल्कुल भी वैक्सीन जिनको लगनी शुरू नहीं हुई है। डेफिनेटली कुछ नेचुरल इन्फेक्शन बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हुई, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह से बच्चे भी प्रभावित हुए, उससे बच्चों में भी एक नेचुरल इम्यूनिटी आई है। लेकिन अभी उसका कितना फायदा होने वाला है ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली तो इस वक्त सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बच्चों का वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ाएं, और साथ में बूस्टर डोज के लिए भी डेफिनेटली सोचने की जरूरत है कि हम जो हमारे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं एटलीस्ट वहां से शुरुआत करें, क्योंकि उनको करने में भी हमें 2-3 महीने लगने वाले हैं। तो किस तरह से हम जो है एक लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं उसकी तैयारी पहले से रखें, एंड मिनट पर नहीं हम ये सोचें कि अब हमें ये शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक गेस्टेशन पीरियड भी है, शुरू होने में और डिलीवर होने में भी वक्त लगता है। इसलिए आज अगर हम ये डिसीजंस लेंगे तो हम कहीं बेहतर स्थिति में होंगे आने वाले 2-3 महीनों में। क्योंकि देखिए, अगर हम मान रहे हैं कि फरवरी के महीने में हमारे पास ज्यादा संख्या होगी ओमिक्रॉन केसेस की, तो उसकी तैयारी तो हमें आज से ही करनी होगी, चाहे वो हमारे राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना हो या नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी हो, वो भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। तो हर बार हम ऑक्सीजन की ही केवल बात नहीं करेंगे, और भी चीजें हैं जो चेंज करनी बहुत जरूरी है, और उस तरफ भी ध्यान देना सरकार के लिए जरूरी होगा मेरे ख्याल नहीं, अभी तो हम बेफिक्र हैं, अभी तो हम लोग